हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यहाँ हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जिसके अब तक हमने टेस्ट 9 कंप्लीट कर चुके हैं और हम अब टेस्ट नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और DAIS की ये टेस्ट सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निकेत में कई प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। वह स्थान जहाँ जीव निवास करते हैं क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। यहाँ क्या है? संपूर्ण समुदाय निवास करता है और कई प्रकार की क्या प्रजातियाँ रहती हैं। तो इसमें क्या दे रखा है? कई प्रकार की प्रजातियाँ रहती हैं, उसे क्या निकेत कहा गया है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे क्या कहा जाएगा? इसे आवास कहा जाएगा। आवास में एक ही प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आवास में एक प्रकार की प्रजाति नहीं, कई प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगर हम यहाँ निकेत की बात करें तो निकेत क्या? निकेत के द्वारा क्या होता है? किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में उनके स्थान का पता चलेगा। ठीक है, कौन सी प्रजाति कहाँ रह रही है। तो एक आवास में क्या होता है? कई निकेत होते हैं। जैसे ये आवास हो गया और आवास में क्या हुआ? ये निकेत एक का हो गया, एक जाति का, ये दूसरे का, ये तीसरी का, तो ये कई सारे निकेत हो गए। प्रत्येक प्रजाति का क्या विशिष्ट कोई एक स्पेसिफिक निकेत होगा। जैसे ये चींटी हो गई, चींटी का क्या स्पेसिफिक निकेत हो गया। कोई भी दो प्रजाति क्या एक ही निकेत में नहीं रह सकती। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इन्होंने क्या पूछा? सत्य। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रजातियां जो किसी समुदाय में संख्या और जैव भार की दृष्टि से अल्प होने के बावजूद सामुदायिक लक्षणों पर अपना प्रभुत्व दर्शाती हैं क्या कहलाती हैं? दृष्टि से क्या है? अल्प है, लेकिन बावजूद क्या है? सामुदायिक लक्षण पर अपना प्रभुत्व जनाती हैं। तो क्या वो कौन सी प्रजाति होती है? ये होती है कीस्टोन प्रजाति। ये प्रजातियां क्या होती हैं? अन्य प्रजातियों के अनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर कीस्टोन प्रजाति का एग्जाम्पल देखें, जैसे क्या है? शार्क समुद्री पारितंत्र में एक कीस्टोन प्रजाति है। और अंजीर के वृक्ष उष्णकटिबंधीय वर्षावन में क्या है? कीस्टोन प्रजाति। तो इसका सही ऑप्शन ए है। अगर फाउंडेशन प्रजाति की बात करें, ये क्या होती है? ये करती है, ये अन्य प्रजाति के निर्माण और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब वैज्ञानिकों द्वारा इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र के इंजीनियर। जैसे कोरल हो गया, कोरल क्या? कोरल रीफ का निर्माण करती है, जिसपे क्या अन्य जीव रहते हैं, उद्बुलाऊ। ठीक है। अगर अम्ब्रेला प्रजाति की बात करें तो ये कौन सी प्रजाति होती है? तो अम्ब्रेला क्या होता है? हमारी वर्षा को रोकता है। ऐसी वर्षा मतलब कोई परास, तो ये क्या विस्तृत परास पर रहती है। ठीक है, और ये भी बहुत हद तक क्या होती है? कीस्टोन प्रजाति की तरह होती है। सामान्यतः अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है? सापेक्षिक उच्च कशेरुकी और विशालकाय होती हैं। जैसे उत्तरी चित्तीदार उल्लू। और संकेतक प्रजाति की बात करें तो ये क्या? संकेतक प्रजाति क्या? पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत ही संवेदनशील होती हैं। ये प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र के हानि से तुरंत प्रभावित होती है। इन्हें एक चेतावनी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक समुदाय को प्रदर्शित करता है? जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या एक साथ रहने लगती है तो ये क्या है? जैसे कि यहाँ एक साथ रहने लगती हैं तो एक दूसरे से क्या परस्पर क्रिया करने लगती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? जैविक समुदाय कहते हैं। और एक समुदाय में क्या विभिन्न प्रजाति के कई जीव रहते हैं, जिनकी क्या अलग अलग संरचना होती है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए। एक ही प्रकार के जीवों का समान क्षेत्र नहीं, विभिन्न प्रकार के जीवों का। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जीवों का समान क्षेत्र। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इकोटोन दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र है। ये सही हो जाएगा, सही है ये। और इकोटोन क्षेत्र क्या होता है? बहुत छोटे से लेके बहुत विशाल क्षेत्र तक फैला हो सकता है। इसका क्षेत्र क्या होता है? बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं होता। यह अत्यधिक तनाव का क्षेत्र होता है, क्योंकि ये मान लो एक प्रजाति है दूसरी, तो ये बीच का क्षेत्र क्या हो गया?
ये हो गया इकोटोन। तो छोटे से लेकर विशाल क्षेत्र, लेकिन क्या है ये सदैव विस्तृत नहीं होता बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, ये क्षेत्र सदैव विस्तृत नहीं होता, विस्तृत होता है। तो ये गलत हो जाएगा, तो इन्होंने असत्य ही पूछा है, तो दूसरा ऑप्शन सही है, तो मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्गल ब्लूम का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? जल निकायों में पादप प्लवकों तथा शैवालों के बहुत अधिक क्या होता अधिक तथा अचानक वृद्धि के कारण क्या होता है, रंग में परिवर्तित हो जाता है। जब रंग परिवर्तित होता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे वाटर ब्लूम बोलते हैं या एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं। ये वृद्धि क्या है, जलीय निकायों में अपशिष्ट तथा उर्वरकों को जमा कर लेती है। ठीक है, अपशिष्ट एंड उर्वरकों को जमा कर लेती है, तो इसे क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन। इसके कारण बीओडी भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्योंकि इसे सिंपल भाषा में समझ लो कि पेड़ पिलाव और शैवाल है, बहुत ज़्यादा में बढ़ गए तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो जब ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ये थोड़ी कम आएगी, तो उससे क्या है, उसमें जो है विशाल क्षेत्र अचानक फिर इसमें परिवर्तित होने लगता है, तो उसमें क्या रंग परिवर्तित हो जाता है। जो ये परिवर्तन होता है तो उर्वरक, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई, इस जगह बहुत कम हो गई और अपशिष्ट और उर्वरक जमा होने लगे, जिसे क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन से कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दिए हुए हैं। बायोम में पौधे व जंतु दोनों को सम्मिलित किया जाता है, किंतु हरे पौधों का प्रभुत्व होता है। बिल्कुल सही है, हरे पौधों का सकल बायोमास जंतु की तुलना में अधिक होता है, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा और आर की सही व्याख्या करता है, क्योंकि ये जंतु बायोमास ज़्यादा है, इसी कारण इनका हरे पौधों का प्रभुत्व होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण प्रस्ताव का सही क्रम है? ये कल वाले टेस्ट सीरीज में भी आया था, तो बस सबसे पहला ऑप्शन नगनीकरण देख लीजिए। तो ए बी सी में नगनीकरण है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि नगरीकरण के बाद प्रवास आता है, फिर स्थापन और स्पर्धा प्रतिक्रिया, फिर स्तरीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा क्या होता है, ये होता है जटिल। अगर खाद्य श्रृंखला की बात करें, जैसे कोई मेंढक है, मेंढक को किसने खाया, सांप ने खाया, और सांप को किसने खाया, चील ने खाया, ये हुई खाद्य श्रृंखला। लेकिन जब एक ही प्रोडक्ट के कई सारे हो जाते हैं, जैसे कोई कीट है, कीट को छिपकली खा रही है, इधर मेंढक भी खा रहा है और फिर कोई और भी खा रहा है जैसे, तो ये क्या है, एक जाल बन गया, तो ये क्या है, जटिल है। जाल खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा जटिल है, क्योंकि ये जो माना कोई कीट है, इसे खाने वाले कितने हो गए, कई सारे हो गए हैं, तो इसे डायरेक्ट ये सांप भी खा सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर खाद्य श्रृंखला का एक सिंपल परिभाषा देखें तो एक दूसरे को खाने वाले, ठीक है, एक दूसरे को खाने वाले जीवों का अनुक्रमण। ठीक है, एक दूसरे के खाने वाले जीवों का अनुक्रमण को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला, क्योंकि इसमें क्या है, जीवों का सीधा और सरल संबंध होता है। और खाद्य जाल क्या है, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं से निर्मित होती है, तो ये जटिल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? समुद्री वातावरण में प्रमुख उत्पादक कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, और इन्हें सुपोषी भी कहते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह क्या होती है, एक दिशीय होती है। पारितंत्र की कार्यशीलता क्या होती है, सौर ऊर्जा पर निर्भर करती है, जो विभिन्न स्तरों में ऊर्जा का प्रवाह क्या है, एक दिशीय बनाए रखती है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। सर्वाधिक मुलायम लकड़ी की प्राप्ति किससे होती है, टेगावन। टेगावन क्या होते हैं, शंकुधारी वन भी बोलते हैं इन्हें, जिसमें क्या सर्वाधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है, जिसका सभी बायोम के वृक्षों में अधिक आर्थिक महत्व भी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी सही सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का पिरामिड, किस एक संख्या पिरामिड की बात कर रहे हैं तो उल्टा होता है? तो तालाब, वन और घास स्थल, इसमें सभी का होता है। अगर तालाब की बात करते हैं, देखिए उल्टे संख्या के पिरामिड में क्या होता है, प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या की वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार के पिरामिडों में क्या वन जैसा पाया जाता है, जैसे वन का पाया जा रहा है। वन में क्या होता है, वृक्ष क्या आकार क्या हो, बड़ा होने पर उस पर निर्भर जंतु की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो पिरामिड का आधार क्या हो गया, नुकीला हो जाता है, और इस पर रहने वाली संख्या क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, तो ये उल्टा हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है, IUCN मैंने संयुक्त
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूनेप की स्थापना कब हुई थी? 1972, बिल्कुल ठीक है। और आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1948। तो ये 1985 दे रखा, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मतलब ये गलत है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में, बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट 1982, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकटग्रस्त जीव जंतु की सूची में रेड डाटा बुक कौन प्रदर्शित करता है? रेड डाटा बुक करता है आईयूसीएन। जैव विविधता का संरक्षण और पौधे एवं जीव जंतु को लुप्त होने से बचाना है। ठीक है, लुप्त होने का कब क्या है? जब 50 वर्ष से कोई पता न चले तो उसे लुप्त जीव मान लिया जाता है, और ये रेड डाटा बुक जारी करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1948 में। ये विश्व का क्या सबसे पुराना और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन संरक्षण की बात कर रहे हैं तो ये 1980 में पारित किया गया था। 1972 में कौन सा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची और क्षेत्र की बात की गई है। शांत घाटी की बात करें तो शांत घाटी कहाँ है? केरल में। और नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था गुजरात में। और चिपको आंदोलन की बात करें तो ये हुआ था उत्तराखंड में। और अपिको कहाँ हुआ था? ये हुआ था कर्नाटक में। तो 2, 1, 4, 3, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर किए थे? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अगर 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था? 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। इसी कारण 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 1989 से ये प्रभावी हुआ था। और भारत ने क्या 1992 में इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? तो निकेत एक सूक्ष्म आवास है, बिल्कुल, क्योंकि निकेत में क्या स्पेसिफिक प्रजाति पाई जाती है। जैसे आवास है, आवास के छोटे छोटे निकेत होते हैं, और निकेत में कोई स्पेसिफिक, तो ये क्या सूक्ष्म निवास होता है, बिल्कुल ठीक है। पारिस्थितिकी निकेत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ग्रीनलैंड ने किया था, बिल्कुल ठीक है। एक निकेत में पौधे और जीवों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां और उपजातियां एक साथ निवास करती हैं। नहीं, इसमें केवल एक ही प्रकार की जाति या उपजाति निवास करती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका असत्य हो जाएगा। और किसी निकेत में रहने वाली जाति दूसरे निकेत में रहने वाली जाति की पूरक होती है, ये बिल्कुल ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दिए हुए हैं। 2 पारितंत्रों के संक्रमण क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। 2 संक्रमण क्षेत्र है, ये इसका बीच का क्षेत्र है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाएगी। और इसे क्या बोला जाता है? इसे इकोटोन बोला जाता है। और इन क्षेत्रों में दोनों पारितंत्रों की प्रजातियों के अलावा एक अन्य नवीन प्रजाति भी पाई जाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि नवीन प्रजाति जब दोनों का मिश्रण होता है तो एक तरीके से ये दोनों के मिश्रण के लिए ही कोई एक नवीन प्रजाति पाई जाती है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम स्ट्रिप्स का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? तो ये संबंध है बाघों की निगरानी से। भारत सरकार ने क्या कहा था? 2010 में बाघों की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर आधारित प्रोग्राम बनाया था, उसे क्या बोलते हैं? एम स्ट्रिप्स। और ये यूपीएससी में भी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो ये 1973 में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1995 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। जैव विविधता अधिनियम कब हुआ था पारित? 2002 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता है? तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में कौन कौन से आते हैं? बाह्य में आते हैं बीज बैंक, जिन्हें मतलब प्रजाति को दूसरी जगह ले जाकर उसको संरक्षण किया जाता है। तो बीज बैंक, जीन बैंक, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान और चिड़ियाघर।
ठीक है। तो बाह्य वाले में जीन बैंक आ गया, बोटेनिकल गार्डन भी होता है और जंतु उद्यान भी होता है। तो ये अगर स्वस्थानी की बात करें तो उसमें नेशनल पार्क आता है, तो बाह्य स्थानीय में ये नेशनल पार्क नहीं होता। स्वस्थानी की बात करते हैं तो मतलब इसमें क्या होता है, जीव का संरक्षण कहाँ होता है, जहाँ का वो रहता है वहीं उसी स्थान पर इसका संरक्षण किया जाता है। तो इसमें कौन होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैवमंडल आगार। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव और जैवमंडल कार्यक्रम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था 1971 में यूनेस्को द्वारा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये क्या है, एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या है, मानव एवं पर्यावरण के बीच क्या है, संबंधों का सुधार करना और इसका वैज्ञानिक आधार बनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होता है। ये विशिष्ट प्रजाति की बात हो रही है। विशिष्ट प्रजाति आधारित होता है वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन क्या होता है, एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट की बात हो रही है, तो प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। ये विशिष्ट प्रजाति क्या होती है, ये संरक्षित क्षेत्र होते हैं जो विशिष्ट प्रजाति के होते हैं। और अगर नेशनल पार्क की बात करें कि राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान का गठन क्या होता है, विशेष प्रकार की सरल स्थली के संरक्षण के लिए किया जाता है। तो ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की बात होगी तो विशेष सरल स्थली, और वन्य जीव की बात होगी तो विशिष्ट प्रजाति पर आधारित संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्टागेना जैव प्रोटोकॉल का कब लागू हुआ। तो ये हुआ था 29 जनवरी 2000 को अंगीकार किया गया था और 11 सितंबर 2003 को लागू किया गया था। तो डी ऑप्शन से करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि अंगीकार कब किया गया था, 29 जनवरी 2000 को, क्योंकि लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था कि जैसे किसी की घोषणा कब की गई थी। तो ये भी ध्यान रखना कि अंगीकार कब किया था और प्रोटोकॉल लागू कब किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्टागेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है आधुनिक जैव तकनीक के संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। तो प्रजातियों के प्रवासी संरक्षण से कौन सा है, बी 1979 का बोन समझौता प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला उद्योग में संलग्न लोगों को सामान्य से कौन सी बीमारी होती है। तो उन्हें होती है न्यूमोकोसिस। ये क्या किसे प्रभावित करता है, ये करता है फेफड़ों को। और फ्लोरोसिस की बात करें तो ये फ्लोराइड के प्रभाव से है। और ब्लैक फुट की बात करें तो ये आर्सेनिक से की अधिकता से है। और ब्लू सिंड्रोम ये नाइट्रेट के प्रदूषण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं क्लास्ट्रीडियम, एजोबैक्टर, राइजोबियम, क्लेबसिएला और क्लोरोबियम, और एक होता है रोडो स्पाइरिलियम। तो इसमें ऑप्शन कौन सा, क्लोरोबियम है दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी ध्यान रखना है, क्लास्ट्रीडियम, एजोबैक्टर, राइजोबियम और क्लेबसिएला, क्लोरोबियम और रोडोस्पाइरिलियम। अगर बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले नील हरे शैवाल, तो उसमें कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा नोस्टॉक, एनावीना और रूबेलिया। ये क्या हो जाते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण नील हरे शैवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ तरंग का उदाहरण है। तो दीर्घ तरंगों के अंतर्गत क्या होते हैं, माइक्रोवेव आते हैं, रडार और रेडियो तरंगों को शामिल किया जाता है। इनकी लंबाई की बात करें तो 0.03 सेंटीमीटर से 100 मीटर के बीच होती है।
तो परावैंगनिक किरणों के अंतर्गत क्या आता है, इनके अंदर गामा किरणें और एक्स किरणें शामिल की जाती हैं। ये क्या लघुत्तम किरणें है। अवरक्त किरणों की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, 0.7 माइक्रोन से 300 माइक्रोन के बीच होती है। तो इसे ध्यान रखना कि दीर्घ तरंग का उदाहरण कौन सा, माइक्रोवेव्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो ये कहाँ है, ये है कोचीन में। प्रवालों पर लक्षित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर में एक राष्ट्रीय प्रवाल वित्तीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। भारत में प्रवाल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में की गई है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथनों कारण दिए गए हिमाच्छादित तथा मरु प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत निर्बल होते हैं। बिल्कुल ठीक है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रजाति विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है। ये और आर दोनों सही हैं, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि ये निर्बल क्यों है। यहाँ निर्बल है क्योंकि यहाँ वर्षा और तापमान क्या होता है, तापमान का अभाव रहता है वर्षा का भी। जबकि भूमध्य सागर में क्या है, उच्च आर्द्रता और वर्षा के कारण क्या प्रजाति विविधता अन्य भौगोलिक क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामसर संधि का संबंध आत्म भूमि से, बिल्कुल ठीक है। ये संधि 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हस्ताक्षरित हुई, ये भी ठीक है। इन्होंने क्या पूछा, असत्य कथन, तो इन दोनों सत्य हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। वैकल्पिक परिवहन ईंधन मेथनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है, नहीं पूछा इन्होंने। इसका उत्पादन प्राकृतिक गैस के से किया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। ये बायोडिग्रेडेबल ईंधन नहीं है, ये बायोडिग्रेडेबल ईंधन होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। ये जल में विलय होते हैं, ये भी ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाघ संरक्षण पर पहला एशियाई मंत्री सम्मेलन थाईलैंड में हुआहिन में आयोजित किया गया, तो ये कब किया गया था, ये किया गया था 2010 में। ठीक है, फर्स्ट की बात हो गई। और सेकंड की बात करें तो सेकंड 2012 में भूटान में। और अगर थर्ड की बात करें तो 2016 भारत। और चौथे की बात करें तो 2022 मलेशिया, ये आभासी रूप से हुआ था। और इस सम्मेलन की बात करें तो ग्लोबल टाइगर फोरम के सहयोग से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक, ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषक और साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप बनाए जाते हैं, वो उन्हें क्या बोलते हैं, द्वितीय प्रदूषक। तो जैसे क्या, ओजोन, ओजोन द्वितीय प्रदूषक है, या पैन। और ऐसे प्रदूषक जो सीधे वायु में पाए जाते हैं उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन इन्होंने द्वितीय पूछा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय में निर्धारित ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, ध्वनि की तीव्रता दिन के समय में होती है 75 डेसिबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य है। क्योटो प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था, बिल्कुल ठीक है। भारत में अगस्त 2022 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर नियंत्रण करने के लिए जापान में क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। और 11 दिसंबर 1997 को 11 दिसंबर 1997 क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकार किया गया था। भारत ने अगस्त 2022 में इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे और इसका अनुमोदन किया था। अंतिम रूप से ये कब मनाया गया था, 16 फरवरी 2005 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित जलवायु कोष के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसकी स्थापना क्योटो में आयोजित जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन में, इसकी स्थापना कहीं हुई थी, हरित जलवायु कोष की स्थापना कहाँ हुई थी, कानकुन मैक्सिको में आयोजित COP16 में हुई थी। ये विकासशील देशों के कार्यक्रम और नीतियों का समर्थन करेगा। इसका उद्देश्य क्या था, पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने से रोकने के लिए 2 डिग्री सेल्सियस के महत्व की वृद्धि से नीचे रखना था। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मतलब ये गलत है। इसका उद्देश्य क्या है, पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से 2 डिग्री, ये बिल्कुल ठीक है, विकासशील देश ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में वायु प्रदूषण के कारण ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। जल वर्षा के साथ अम्ल के अपवाद के मिलन को क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। जल वर्षा का pH मान कितना होता है, 4 से कम होता है, जो जैविक समुदाय के लिए हानिकारक हो सकता है। और मानव जनित स्रोत से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अगर वायुमंडल में पहुँच के क्या होते हैं, जल से मिलकर H2SO4 का निर्माण करते हैं और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जिससे वर्षा क्या होती है, अम्लीय हो जाती है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? प्रथम शिखर सम्मेलन की बात करें तो प्रथम शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 का हुआ था 1997 में। और प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था? 1979 में। और रियो 20 की बात करें तो रियो 20 का आयोजन हुआ था 2012 में। इसमें एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुआ था, तो डी ऑप्शन इसका सही है। और 2012 में इसने एक घोषणा पत्र जारी किया था, उसका नाम था द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द एरोजोल, ब्लू एयर और फिजोनल स्मोक कभी कभी इस संदर्भ में देखे जाते हैं, तो क्या है ये? इंसुलेशन। इसरो ने क्या किया है? इसरो ने दुनिया की सबसे हल्की इंसुलेटिंग सामग्री सिलिका एरोजेल विकसित की है, जिसे क्या है? ब्लू एयर भी कहते हैं। ये वास्तव में क्या होती है? ठोस है, लेकिन इसे जटिल मैट्रिक्स के कारण क्या 99% इसमें क्या है? हवा है। इसके कई अविस्मरणीय गुण भी हैं, जैसा क्या है? ये बहुत हल्का है, महान थर्मल इंसुलेटर भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन बादलों के साथ वर्षा, ओला तो त्वरित झंझा होने का अधिक संभावना रहती है? तो ये रहती है कपासी वर्षा बादल के साथ। कपासी वर्षा बादल क्या अत्यधिक विस्तृत भी होते हैं, गहरे बादल होते हैं, इनके साथ क्या वर्षा, ओला और त्वरित झंझात होने की अधिक संभावना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? ये प्रदान किया जाता है यूनेप के द्वारा, UNEP। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो विश्व जल संरक्षण 22 मार्च बिल्कुल ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई बिल्कुल ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर ये भी ठीक है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब होता है? 26 नवंबर को। और अगर विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें वो होता है 5 जून को। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन फुटप्रिंट का आशय है, तो कार्बन फुटप्रिंट का आशय है प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई की ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन की मात्रा। कार्बन फुटप्रिंट को निकालने के लिए विश्व भर में लाइफ साइकिल असेसमेंट विधि का यूज किया जाता है। लाइफ साइकिल असेसमेंट। ठीक है, तो सी ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दे रखे हैं। एस्चुरी में जैव विविधता एवं पारिस्थितिक उत्पादकता अधिक होती है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ नदियाँ और समुद्र दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, तो ये सही है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जब नदियाँ डेल्टा न बनाकर क्या समुद्र में सीधे गिर जाती हैं, तो उसे क्या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये ऐसा क्षेत्र रहता है जहाँ नदियाँ के गुण भी और समुद्र के गुण भी, दोनों के गुण पाए जाते हैं। यहाँ नदियाँ और समुद्र दोनों के पोषक तत्वों की प्राप्ति अत्यधिक मात्रा में होती है। इस कारण क्या एस्चुरी में जैव विविधता और पारिस्थितिक की उत्पादकता भी बहुत अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं। तो इन्होंने पूछा कच्छ वन स्थल और प्रदेश। धामरा कहाँ? उड़ीसा में, बिल्कुल ठीक है। मुत्तुपेट कहाँ है? तमिलनाडु में, ये भी ठीक है। और कुंडापुर कहाँ है? कुंडापुर आंध्र प्रदेश में नहीं है, कुंडापुर है कर्नाटक में। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वेल्टूर महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। इको मार्कावरम 1985 में हुआ था। इको मार्कावरम भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कब हुआ था? 1991 में हुआ था, तो एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल उत्पाद को पहचानना। इस लोगों का क्या है? इसका लोगो क्या है? मिट्टी के बर्तन, तो दूसरा सही है। तो इन्होंने सत्य कथन पूछा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका लोगो मिट्टी के बर्तन है, तो ये किसे दर्शाता है? पृथ्वी और इसके भंगुर लक्षणों को भी दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और जब प्राकृतिक गैस को 200 से 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक दबाया जाता है, तो इसे CNG कहा जाता है। ये बिल्कुल ठीक है। CNG में 80 से 99% मेथन होती है, ये भी ठीक है। तो इन्होंने असत्य पूछा है, तो ना तो एक ना ही दो, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इनका CNG का प्रयोग किया जाता है मोटर वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका इग्निशन ताप LPG से अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में, सितंबर 2003 में। भारत सरकार ने दिसंबर 2003 में नेशनल डेवलपमेंट क्लीन मैकेनिज्म की अथॉरिटी की स्थापना की थी। फरवरी 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल के लागू होने के साथ भारत में क्या CDM
क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की नई गति प्राप्त की थी हुई। ये उत्सर्जन मानकों के अनुरूप योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन को निर्देशन भी देता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 10वें टेस्ट के। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं 50 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।